आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है और यह फैसला तवक्कुआत और पेशनगोइयों के बरखिलाफ किया गया है, क्योंकि महंगाई सिंगल डिजिट में होने और रुपए की कदर में इस्तेहकाम के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद को बतदरीज कम करेगी, मगर एक बार फिर ऐसा नहीं हुआ। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने एलामिये में शरह सूद को बरकरार रखने की वजूहात बताते हुए कहा है कि सितंबर में हेडलाइन इन्फ्लेशन में नुमाया इजाफा हुआ है और वो 3% से बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह ज्यादातर सैलाब से मुतासरा फसलों की कीमतों में इजाफा, तवानाई की कीमतों में ऊपर जाने का रुझान और बुनियादी अफराते ज़र के बुलंद रहने की वजह से हुआ है, जबकि बुनियादी अफराते ज़र 7.3% पर मुस्तहकम है। बयान के मुताबिक MPC ने अंदाजा लगाया है कि हालिया सैलाबों के मुईशत पर मजमूई असरात तवक्को से कुछ कम रहे हैं, फसलों के नुकसानात भी महदूद हैं और सप्लाई में रुकावटें भी मामूली रहीं। आलमी कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव, बरामदात के लिए चैलेंजेस और मकामी सतह पर खुराक की फरामी में मुमकिना मसाइल इस मंजरनामे के लिए गैर यकीनी अवामिल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास के बाद से पेश आने वाली चंद अहम डेवलपमेंट्स पर भी रोशनी डाली है। पहली पेशरफ्त ये हुई है कि माली साल 2025 के लिए हकीकी GDP की शरह नमू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी। दूसरी, फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के मुताबिक हालिया सैलाबों के बावजूद बड़ी खरीफ फसलों की इब्तदाई पैदावार गुज़िश्ता साल के बराबर रही। तीसरी ये कि $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। चौथी पेशरफ्त यह है कि पाकिस्तान ने IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत अमले की सतह पर मुआहिदा तय कर लिया है। पांचवी ये कि सार्फिन और कारोबारी इदारों की अफराते ज़र से मुतल्लिक तवक्कुआत हालिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IBA सर्वे के मुताबिक कम हुई हैं। जारी एलामिये में कमेटी का यह कहना है कि हकीकी पॉलिसी रेट अब भी इतना मुस्बत है कि अफराते ज़र को दरमियानी मुद्दत में 5 से 7% के हदफ के अंदर मुस्तहकम रखा जा सकता है। एलामिये के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है, कि जिसका अंदाजा बुलंद तादाद के इक्तसादी इजहारियों में जबरदस्त नमू से होता है। इन तब्दीलियों की बुनियाद पर मैक्रो इकोनॉमिक मंजरनामा साबका अंदाजों के मुकाबले में बहैसियत मजमूई बेहतर हुआ है। इसके साथ साथ कमेटी ने महसूस किया है कि बाज़ अवामिल की बिना पर इस मंजरनामे पर बेयकीनी असरअंदाज हो सकती है। एलामिये में बरामदाद में मुतदिल इजाफे और दरामदाद में कदरे तेज इजाफे को जारी खातों के खसारे की वजह करार देते हुए बताया गया है कि माली साल 26 की पहली सहमाही में मजमूई खसारा $594 मिलियन तक महदूद रहा, जो काफी हद तक कमेटी की तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने माली साल 26 की पहली सहमाही में टैक्सों की वसूली में 12.5% साल ब साल इजाफे को नोट किया, मगर साथ ही ये भी बताया कि 2.9 ट्रिलियन रुपए के मजमूई वसूली हदफ के मुकाबले में 198 अरब रुपए कम इकट्ठे हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से शरह सूद बरकरार रखने की खबरों के पेश नजर आज एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी गई है। KSE 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स कमी के साथ 1,62,163 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट के खिलाड़ियों के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने के पीछे खौफ का अंसर है, क्योंकि करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है और तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। डॉलर रिजर्व्स मुस्तहकम है, मगर महंगाई भी बढ़ रही है। करंट अकाउंट में बढ़ते खसारे और तरसीलात ज़र में कमी को बैंकों से कर्ज लेकर मैनेज किया जा रहा है और शरह सूद में कमी नहीं की जा रही। मगर सबसे ज्यादा तशवीशनाक डेवलपमेंट यह है कि अभी तक गैर मुल्की सरमायाकारी में तेजी से इजाफा नहीं हो रहा, जिसका दावा बहरहा हुकूमत की जानिब से बार बार किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक सितंबर के महीने में पाकिस्तान में कुल गैर मुल्की सरमायाकारी $185 मिलियन से ज्यादा हुई, कि जो यकीनन बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मगर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब रवानगी के बाद उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान सऊदी अरब और दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि वजारत खजाना ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फीजिबिलिटी देगा, जबकि $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा।
ये पेशरफ इस वजह से भी अहम है कि रवा साल दिसंबर में पाकिस्तान को $2 अरब और अगले साल जून में $3 अरब सऊदी अरब को वापस करने हैं। गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने से अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल 37 दौरे किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब तक 9 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। अप्रैल 2025 से अब तक शहबाज शरीफ ने अजरबैजान का 4 मरतबा दौरा किया है। 3 बार मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, अमेरिका, मिस्र, बरतानिया, तुर्की और कतर का 2-2 बार दौरा किया है, जबकि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, स्विट्जरलैंड और मलेशिया 1-1 बार गए हैं। और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 11 अप्रैल 2022 से अब तक के गैर मुल्की दौरों पर नजर डाल ली जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 20 ममालिक के कुल 56 दौरे किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले और फिर दूसरी टर्म में सऊदी अरब के कुल 10 दौरे किए। 7 बार मुत्तहिदा अरब अमारात गए, 6 बार तुर्किया गए, 5 बार अजरबैजान गए, 4-4 बार कतर और बरतानिया, 3-3 बार ईरान और चीन, 2-2 बार मिस्र, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और 1-1 बार बेलारूस, फ्रांस, मलेशिया, जापान और ब्राज़ील गए। इतने दौरों के बावजूद अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग टू टेल। जहां इन दौरों में सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ा है, वहीं दूसरी जानिब अभी तक कोई बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आई। इसके अलावा मुल्की बरामदात भी नहीं बढ़ रही, ना ही मुल्की सनतों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब बरामदात बढ़ाने और मुल्की सनतों को रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं कि जो बरामदात बढ़ाने और सनतों को मुकम्मल कोलैप्स से बचाने के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक ये वर्किंग ग्रुप पहले से कायम 5 मंसूबों की मुकम्मल फेलियर यानी कि नाकामी के बाद तश्कील दिए गए हैं। खबर के मुताबिक इस हफ्ते सनतकारों ने वज़ीर आज़म को खबरदार करते हुए बताया कि पाकिस्तान का अहम बरामदी शोबा कि जो गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने, सनती रोजगार और कौमी पैदावार में रीढ़ की हड्डी फराहम करता है, तबाह हो रहा है। और इस बहरान की वजह आलमी तलब नहीं बल्कि मुल्की पॉलिसियाँ हैं कि जो बरामदात को गैर मुसाबती यानी कि अनकम्पेटिटिव बनाती हैं। सनतकारों की प्रेजेंटेशन के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने हदायत जारी की कि नए वर्किंग ग्रुप्स फिल फॉर तश्कील दे दिए जाएं, पाकिस्तानी कारोबार को मजीद कंपेटिटिव बनने और वैल्यू एडेड अशिया और साथ ही खिदमात पैदा करने के काबिल बनाने के इकदाम तजवीज़ किए जाएं। अब देखना यह है कि ये 8 वर्किंग ग्रुप्स IMF प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के 10 साला फ्रेमवर्क, एहसन इकबाल के उड़ान पाकिस्तान और स्टीफन डर्कॉन के नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप से हटकर क्या नया बताते हैं जिसके नतीजे में सनतें तबाही से बच सकें, दरामदात के मुकाबले में बरामदात बढ़ सकें और ओवरऑल एक कंपेटिटिव और इन्वेस्टमेंट हैवी और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं। मिफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, पहले पहल तो स्टेट बैंक ने जो मुसलसल चौथी बार भी शरह सूद 11% पर बरकरार रखा है, वाज दिस एक्चुअली जस्ट द एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत यही थी? मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि आज शरह सूद को गिराया जाएगा और काफी अरसे से स्टेट बैंक का ये स्टांस नजर आ रहा है कि उनको रुपया की कदर गिरने से डर है और उनको ये ख्याल है कि अगर आपने शरह सूद कम कर दी तो रुपया की कदर गिर जाएगी और उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। तो वो ये करने से गुरेज कर रहे हैं और वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक मरतबा हुकूमत कुछ रिफॉर्म्स करे और अपने खसारा कम करे तो फिर उनके पास ये रूम आएगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। एंड सर, व्हाट अबाउट द मार्केट? एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी हमें मंदी देखने को मिली है। KSE 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स कमी के साथ आज 1,62,163 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ और यही बात की जा रही थी। द मेन प्लेयर्स, सम ऑफ देम आई स्पोक टू, वो यही कह रहे हैं कि शरह सूद बरकरार रखने के पीछे एक फेयर, एक खौफ का अंसर है। क्यों? जी, ये शरह सूद बरकरार रहने का मकसद ये है कि एक खौफ कह लें या डर कह लें या खतरा कह लें कि जैसे आप शरह सूद नीचे करेंगे तो इनको ये डर है कि कदर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, जिससे कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ जाएगी। और क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा खसारा जो है इक़्तिसादी खसारा, बजट खसारा बहुत बड़ा है और उसको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है किसी अखराजात कम करके,
तो उसकी वजह से उसको सर्विस करने के लिए इनको शरह सूद भी रखना पड़ रहा है, और इनको जाहिर है कि स्टेट बैंक को खुद भी बहुत डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं पुराने जो कर्जदार वापस करने के लिए। तो ये इनकी एक डिफेंसिव पॉलिसी है, और इससे जाहिर है कि नुकसान ये है कि जो 3 साल से हम देख रहे हैं कि मईशत में ग्रोथ नहीं आ रही, वो जो स्टांस है वो बरकरार रहेगा, और मईशत में जो ग्रोथ की उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी मौखर हो गई हैं। एंड मिफ्ता, चंद दिन पहले मेरी वजीर खजाना से भी गुफ्तगू हो रही थी, और यही मैं उनसे कह रही थी, एंड ही सीम टू एग्री, यू नो द पीरियड ऑफ फ्री हैंडआउट्स इज ओवर। अब तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस डिफेंस पैक को भी मद्देनजर रखते हुए, रीजनल कोऑपरेटिव काइंड ऑफ इकोनॉमिक मैकेनिज्म दैट वर्क्स फॉर बोथ कंट्रीज। अब सऊदी अरब में अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द वजीर आजम की क़यादत में उधर मौजूद है, मुलाकातें कर रहे हैं। मगर अगर आप सरसरी सा अगर जायजा लें तो गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने से अब तक शहबाज शरीफ साहब ने कुल तकरीबन गिव और टेक 37 दौरे कर लिए हैं, और अगर आप फिर 11 अप्रैल 2022 से गिनना शुरू करें तो अब तक गैर मुल्की दौरों पर अगर नजर डालें तो वजीर आजम साहब जो हैं वो बतौर वजीर आजम 20 ममालिक के कुल 56 दौरे कर चुके हैं। इतने दौरों के बावजूद अभी तक जहां इन दौरों में हमें ऑफ कोर्स कामयाबियां नजर आती हैं, डिप्लोमेटिक बेहतरी नजर आती है, बट वेयर इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेयर इज द मनी? देखिए, FDIs वज़राए आज़म के दौरों से नहीं आती। FDI ग्राउंड रियलिटीज से आती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से। जिस मुल्क में 61% कंपनियों पर टैक्स हो, जिस मुल्क में नौकरी पेशा लोगों पर 38.15% टैक्स हो, और बिजनेस इंडिविजुअल्स पे 49.5% टैक्स हो, जिस मुल्क में बिजली जो है वो तमाम हम पल्ला और रीजनल ममालिक से महंगी हो, जिस मुल्क में गैस तमाम हम पल्ला और रीजनल ममालिक से महंगी हो, और इंटरेस्ट रेट भी 11% हो, और ग्रोथ भी नहीं आ रही हो, उस मुल्क के अंदर सरमायाकारी जो है वो जितने भी आप दौरे कर लें नहीं आएंगी। वज़ीर आज़म का जो मेरे ख्याल से इस वक्त का जो तरजीह होनी चाहिए वो इस मुल्क के अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलना चाहिए, और उसको अगर आप बदलेंगी, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे, अगर आप ग्रोथ ले आएंगे, अगर आप टैक्स रेट्स कम कर देंगे, बिजली और गैस के रेट्स कम कर देंगे, तो ग्रोथ भी आएगी। तो जब तक वो नहीं करेंगे आप, मेरा नहीं ख्याल है कि दौरों से ये करने से अब तक हुकूमत। मगर इसके अलावा मिफ्ता, मुल्की बरामदात भी बढ़ नहीं रही, ना ही मुल्की सनतों की वो पैदावार है विच इज़ डिजायर्ड अनफॉर्चुनेटली घट ही रही है। और अब हम देख रहे हैं कि बरामदात बढ़ाने और फिर मुल्की सनतों को एक बार फिर रिवाइव करने के लिए देयर सीम्स टू बी अ फीलिंग अगेन, लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वज़ीर आज़म ने अब 8 वर्किंग ग्रुप्स तो तश्कील दे दी हैं जो बरामदात बढ़ाने और फिर सनतों को मुकम्मल कोलैप्स से बचाने के लिए अब अपनी रिकमेंडेशंस उनको पेश करेंगे। मगर बिन दे डन दैट, ये कर चुके हैं हम पहले भी, एंड देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ रिकमेंडेशंस ऑलरेडी। सो अब इस बार क्या नया आप उम्मीद कर रहे हैं इन 8 वर्किंग ग्रुप से? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनकी नीयतें तो साफ हैं, और जो बिजनेसमैन रखे हैं इसके अंदर शराजी साहब हैं, शहजाद सलीम साहब, हमेशा ही होते हैं सर, मोहम्मद अली टब्बा, ये पाकिस्तान के बेस्ट बिजनेसमैन हैं, कामयाब तरीन कारोबारी हज़रात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटीज तो ठीक हैं, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि कमेटियों के जो सिफारिशात हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत के पास एक तो बड़ी आसान एक्सक्यूज है कि IMF मना कर देता है, और जो चीजें करने की हैं वो हुकूमत को पता है। पूरी इनकम टैक्स की एक कमेटी है, वो यही कहेगी ना कि इनकम टैक्स कम करो, 61% इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए जब तक किसी हम पल्ला मुल्क में नहीं है। एक एनर्जी की कमेटी है, वो यही बोलेगा कि यार आप पाकिस्तान जो है वो तमाम रीजनल ममालिक से, तमाम हम पल्ला ममालिक से बिजली ज्यादा बेच के, पाकिस्तान बिजली महंगी बेचकर पाकिस्तान में बरामदात नहीं बढ़ सकती, वो यही कहेंगे। तो ये तो हुकूमत को ऑलरेडी पता है। चले अल्लाह करे कमेटी जो है वो कामयाब हो जाए, लेकिन हुकूमत को बहुत सारी चीजों का इदराक है, लेकिन वो करने से घबराती है, क्योंकि कुछ सियासी तरजीहात इनकी हैं जो इनको रोकती हैं ये करने का। और जब तक आप मईशत में बुनियादी इस्लाहात नहीं करते, कुछ हुकूमत के अखराजात कम नहीं करते, कुछ NSC अवार्ड में चेंजेस नहीं करते, आपके पास फिस्कल रूम नहीं है ये सब चीज करने का, जो कि वो आके बात करेंगे बिजनेसमैन। ना आप निचकारी नहीं करेंगे, और आप अगर बिजली की पूरी जो अपनी फिलॉसफी है बेचने की वो चेंज नहीं करेंगे, तो आप महंगी बिजली बेचते रहेंगे, और फिर आप So another 8 committees are there to acknowledge the near collapse of exports and investments ना। ये तो दिख रहा है, ये तो बात हो रही है कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है नहीं।
मगर कौन सी सियासी तरजीहात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सी हैं कि जो रोक रही हैं? क्योंकि वजीर आजम की सरबराही में कायम मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल 7 माह गुजर चुके हैं मिफ्ता। अब गुजरे इन 596 दिनों के अंदर जहां एक जानिब हम देख रहे हैं IMF के साथ $7 अरब मालियत का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम भी साइन कर लिया गया है। फिर प्रोग्राम के तहत ये दावा कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़ी तेजी से हम कर रहे हैं। मुल्की मुईशत के माइक्रो इंडिकेटर्स तो थोड़े मुस्तहकम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक मैक्रो इंडिकेटर्स में खराबी अपनी जगह मौजूद है। सो हर पाकिस्तानी एज वी आर नाउ टॉकिंग सर, ना सिर्फ ज्यादा गरीब हो चुका है, उसकी कुव्वत खरीद घट गई है, खत्म हो गई है, मजीद करोड़ों लोग खतरा गुर्बत से नीचे चले गए हैं, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। सो ये कौन सा ट्रैक है कि जिसपे इतना कॉन्फिडेंस है इस पूरी टीम को? देखिए, मेरा नहीं बस ख्याल है कि इतने कॉन्फिडेंट हैं। हम सब जानते हैं कि 3 साल से जो हुकूमत की शुमारियात के मुताबिक भी हम 3 साल से पाकिस्तानी गरीब हुए हैं, हमारी परचेसिंग पावर कम हुई है, हमारे टैक्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने लोगों से और टैक्स लेके मजीद उनको गरीब कर दिया है। हम ये बात दुरुस्त है कि IMF के प्रोग्राम, जो एक टेम्पररी प्रोग्राम जो जुलाई 2023 में हुआ और उसके बाद ये जो 3 ईयर प्रोग्राम है, इनकी बदौलत हम जो है वो एक स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ग्रोथ हम अचीव नहीं कर पा रहे, और ग्रोथ अचीव करने के लिए जो चीजें करनी है वो हुकूमत नहीं कर पा रही। मिसाल के तौर पर अगर आप इनकम टैक्स रेट नहीं कम करेंगे, सेल टैक्स रेट नहीं कम करेंगे, तो इधर ग्रोथ नहीं आएगी। वो रेट कम करने के लिए आप डेफिसिट IMF नहीं बढ़ाने देगी, तो या आपको अखराजात कम करने, या NFC अवार्ड चेंज करना, या वो दोनों तो करने नहीं है अभी, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे। तो आपको NFC अवार्ड चेंज करना पड़ेगा, कम कर देंगे, आपको निचकारी करनी पड़ेगी, आपको और जल्द निचकारी करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें नहीं करनी पड़ेंगी, एक्चुअल में करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स और पॉलिसी चेंज करने की बिजली के अंदर, कि आप इतनी महंगी बिजली नहीं बेच सकते। जब लोग अपने घरों में 15 से 20 रुपए की यूनिट बिजली बना लेते हैं सोलर, तो आप उनको फोर्स करके 45 रुपए की नहीं दे सकते, ना इंडस्ट्री को दे सकते हैं। आपको ये इदराक करना पड़ेगा कि इस पहले क्वार्टर में भी आपका पिछले साल के मुकाबले में गुड्स का एक्सपोर्ट कम हुआ है। आपको इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आपकी बहुत सारी मल्टीनेशनल हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड कंपनी, रफान मेज जो कि 40 साल से पाकिस्तान में 50 साल से काम कर रही है, वो बहुत सारी और मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। जो ऑलरेडी सरमायाकारी कर चुकी थी वो अपनी सरमायाकारी लेके जा रही हैं। लोटे हमने अपना प्लांट भेज दिया पॉलिएस्टर का। तो जब हमको इस चीज का इदराक होगा, तकरीबन एक इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और एकदम इमरजेंसी मोड में आ जाएंगे और फंडामेंटल रिफॉर्म जल्दी करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वजीर खजाना साबिक मिफ्ता इस्माइल मौजूद थे। NFC प्लान के हवाले से हमें वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने पिछले हफ्ते बताया कि नवंबर में नशिस्त लगेगी, मगर इसके ऊपर क्या वाकई इसको रिविज़िट करने, फॉर्मूले को रिविज़िट करने के हवाले से गुफ्तगू शनीद होगी, इस पर वो कमेंट करने की पोजीशन में आज भी नहीं है। आयरनी ऑफ ऑल आयरनीज, दिस इज़ अ गवर्नमेंट जिसके इत्तेहादी 3 और सूबों के अंदर बैठे हुए हैं। दिस शुड बी अ ईजी कॉन्वर्सेशन टू हैव, बट इट इज़ नॉट। राइट साइजिंग के हवाले से 1 रुपया भी बचा है, कुछ बताने को नहीं है। पेंशन्स को रिविजिट करना था, उसके हवाले से कुछ बताने को नहीं है। इसी तरह माना ये भी जा रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन करनी थी वो टाइम पे नहीं हुई, मगर बहरहाल नवंबर के अंदर पुरुमीद है कि PIA और रूजवेल्ट होटल प्राइवेटाइज हो जाएगा। लॉट लेफ्ट टू बी डिजायर्ड, द नंबर्स व्हिच आर रोलिंग इन आर वेरी डिसमल टू बी फेयर। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। दिन से पाक अफगान मुज़ाकरात जारी, मगर अभी तक डेडलॉक भी जारी, कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहाल अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम, और अफगान तालिबान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने की तहरीरी गारंटी देने पर रज़ामंद नहीं। साथ ही अफगान रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा भी फ्लोट किया गया है। इब्तदाई 2 मुज़ाकराती नशिस्तों में मुज़ाकराती मुसवदे की तैयारी के बाद दोनों अतराफ से तजावीज़ का तबादला हुआ है। गुज़िश्ता रोज इस्तंबुल में होने वाली नशिस्त में पाकिस्तान ने अपना असूली मौक़िफ़ पेश करते हुए एक बार फिर ये मुतालबा दोहराया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी और मनसूबाबंद हमलों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। सिक्योरिटी ज़राए से सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस और यकीनी इकदाम करना पड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल
गैर मंतकी और जमीनी हकायक के बरक्स हैं। ये नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं और यह एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम पर यह वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। मगर अफगान तालिबान का रवैया हठधर्मी और गैर संजीदगी मेजबान और सालिस ममालिक पर भी वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कतर और तुर्की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वक्त इन जमीनी हकायक और शवाहिद को समझने और संजीदगी से मुज़ाकरात में ताउन करे। आज की तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त में भी दहशतगर्दी के खात्मे की इसी नुक्ते को लेकर बहस का आगाज हुआ। कल 9 घंटे की तवील नशिस्त के दौरान इधर इस्तांबुल में दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हो रही थी तो उधर दर्जनों दहशतगर्दों ने अफगान सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्दों के 2 ग्रुप्स ने जिला कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो अगर उनके जिन वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, नहीं होगा तो फिर ठीक है। एंड से 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर में जो तय पाया था उसका 70-80% पास किया जा रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। तहम अफगान खबरसाल इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक ने मॉनिटरिंग चैनल कायम करने पर भी आमादगी जाहिर की है और ये चैनल मुमकिन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेगा और मालूमात के तबादले का प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म में दीगर ममालिक को भी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सफारती ज़राए का यह कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने TTP की नई जगह आबादकारी की पेशकश भी की, मगर पाकिस्तान ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन्हीं हालात के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालिसी की पेशकश करते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और उनका मसला जल्द हल करा सकता हूँ। पाक अफगान कशीदा सूरत हाल में दोनों ममालिक की सरहदें गुज़िश्ता 16 रोज से बंद हैं। चमन में बाब दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर, शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान गेट, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा और जिला कुरम में खरलाची गेट और बाजोड़ में नवा पास सब बंद हैं। इन रास्तों की बंदिश से तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। 400 से जायद ट्रकों में लदे फल, फ्रूट और सब्जियां, तमाम तर चीजें खराब हो रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबन $2 अरब की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं और सबकी नजरें एज वी स्पीक इस्तांबुल मुज़ाकरात पर मरकूज हैं, जहां अभी तक कोई हौसला अफजा खबर सामने नहीं आई। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफगान तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस। इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है एंड देयर इज अ डेडलॉक दैट इज नॉट सीमिंग टू एंड। क्या आपको लग रहा है रुकावट है? देखिए मेहर साहिबा, अगर घंटों के हिसाब से जाएं तो ये तकरीबन अब तक जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 38 घंटे जो है ये टॉक्स चल चुके हैं, 38 आवर्स, और उसके अंदर अभी तक सिर्फ ये बात सुनने में आई है, एक पॉजिटिव बात, कि कुछ ना कुछ जो मैकेनिज्म है, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस जो है वो सामने आया है, लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं आई है। अभी तक जो मेजर इश्यूज हैं वो अभी तक स्टॉल्ड हैं और लगता ऐसे है कि और टाइम जो है वो बाई किया जाएगा ताकि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे भी चल सके। और जो कोर इशू जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रही हैं, उसके अंदर जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस को लेकर जो है मुल्क को जिसकी तरफ से भी दरअंदाजी होगी, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की तरफ इशारा है, उसको जो है एक्शन लेना पड़ेगा उस इंटेलिजेंस बेस्ड पर कि उनकी मुल्क से ये काम जो है वो हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि अगर बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं तो पहले तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई देर दूर तक कार्रवाई होती है तो हम कैसे इसके जिम्मेदार जो है वो गिरदाने जा सकते हैं। जिसके जवाब में पाकिस्तान कहता है कि लीडरशिप आपके पास है, या आप उनके खिलाफ एक्शन लें या फिर हमें एक्शन लेने दें, या फिर जॉइंट एक्शन जो है वो करते हैं, जिसके लिए वो तैयारी नहीं दिखा रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है लैकूना एट दिस पॉइंट। जो मैकेनिज्म्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी की सारी तकरीबन जो है इन प्लेस है दिस टाइम, लेकिन इस टाइम पे प्रोग्रेस स्लो है
और लगता है ऐसे ही है कि ये जो बातचीत है ये और फिरदौस भी बताइएगा, प्रोलॉन्ग कल होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि अगर ये नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा तो फिर खुली जंग है। हाउ सीरियस इज दैट फॉर यू, अ वार्निंग? एंड दूसरा, क्या ऐसे बयानात से इज देयर एनी चांस फॉर सक्सेसफुल डायलॉग? क्या मुज़ाकराती अमल कामयाब हो भी सकता है? इस किस्म के तालिबान के रिस्पॉन्सेस थे हाँ। और वो कतर में एक राउंड देख चुके थे, एंड दैट सिंबॉलिक मैसेजिंग जो डिफेंस मिनिस्टर ने की टॉक्स के ऑलमोस्ट शुरू होने के पहले घंटे ही, कि अगर इस किस्म के उनका रवैया रहा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स पाकिस्तान जो है टू द टेबल लेकर आया था, हाँ। उस सब के जवाब में जो है उन्होंने अपनी कोई डिमांड्स जो है वो आगे रखी थी, और उनकी डिमांड्स जो हैं दैट इज रिलेटेड टू कुछ ऐसे कंटेंशियस इश्यूज जिस पे पाकिस्तान ऑलरेडी पॉलिसी जो है वो कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिमांड उसके अंदर ये भी है कि स्पेशल पासेस जो है वो दे दिए जाए लोगों को जो आते जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, और एक कोटा मुख्तस किया जाए स्पेशल जो इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं, ताकि वो बॉर्डर पर आ जा सके। पाकिस्तान का जो मौकफ था वो ये था कि जित इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं अफगानिस्तान के साथ, वो सब के सब जो है वो वीजा के ऊपर जो है वो उनको एंट्री देते हैं। तो बिल्कुल। आप फिर कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान आप जब चाहेंगे वो आएंगे और जाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वन डॉक्यूमेंट रेजीम के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग अभी कंटिन्यूड है हाँ। कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो हुई हैं, ठीक। लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड है उसमें यही है कि अभी तक कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक द अफगान तालिबान आर रिलक्टेंट टू एक्चुअली साइन द डॉक्यूमेंट। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ भी सुनने में आई कि इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए। क्या दोनों ममालिक के दरमियान अगर ऐसा कोई सिस्टम कायम हो जाता है, इससे क्या शिकवे शिकायत ख़त्म हो सकते हैं? व्हाट अदर कंट्रीज आर बीइंग डिस्कस्ड एट द मोमेंट? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये 4 कंट्री का मैकेनिज्म जो सजेशन थी ओरिजिनल, अब उसमें और कंट्रीज का नाम भी आ रहा है, और कतर, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो थे ही, आज उसमें जो है वो मलेशिया का नाम भी सुनने को जो है वो आया है कि वो भी गारंटर होगा। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉड्यूल था जो सीरिया के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ था, जिसके जितने भी कंट्रीज सीरिया के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म कर दिया कि अगर इस टेरिटरी से जो है वो अटैक हुआ किसी और टेरिटरी के अंदर, तो जिसके ऊपर अटैक हुआ वो सबूत भी देगा, कोऑर्डिनेट्स भी देगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या एक्यूरेट काइनेटिक इंटेलिजेंस, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो वो टू द टेबल लेकर आएगा। और जो दूसरा मुल्क होगा जिसकी टेरिटरी से अटैक हुआ है, वो ये जमानत देगा कि वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो करेंगे। ठीक। तो अफगानिस्तान डजंट एक्चुअली वांट टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, वो भी नहीं क्योंकि उनको दस्तखत पता है कि करना। वहां से अटैक्स तो है वो होते हैं, कमाल हो गया। लेकिन उनका मौकफ जो है वो ये है कि ये अटैक्स कुछ तो डीप इनसाइड पाकिस्तान है, बॉर्डर के ऊपर है ही नहीं, हाँ। तो फिर हम बाउंड हो जाएंगे कि ये इल्जाम भी हमारे ऊपर जो है वो आएगा, इन विच पाकिस्तान इज एक्चुअली सेट कि लीडरशिप आपकी जमीन पर है, हाँ। एंड ऑल दीज अटैक्स आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम देयर। हाँ। लेकिन ये बात जो है वो जरूरी है कि दिस इज नॉट ओनली, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पाकिस्तानी तालिबान, वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ वो ग्रुप्स जो बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेटिव है, चाहे वो BLA, BNA, BRA, व्हाटएवर नेम्स दे यूज, लेकिन जितने भी हैं अगर बलूचिस्तान में भी होगा तब भी पाकिस्तान जो है वो रिएक्शन देगा, एंड इट विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस कि ये यहाँ से हो रहा है। दैट इज व्हाई उसकी निटी ग्रिटी के ऊपर दे हैव सर्टेन रिलक्टेंस, और अभी तक वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ जिसके जरिए वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है। सो इफ्तिखार, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? दे डोंट वांट टू साइन, वी वांट टू साइन इट, बीच का रास्ता? क्योंकि कतर तुर्किया दोनों सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर अब मलेशिया की भी एक मुमकिन रोल है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने के वादे पर अफगानिस्तान रजामंद नहीं होता तो ये मामला तो हल नहीं होता दिखाई दे रहा है। फिर कतर और तुर्किया की जमानत जो है, जो गारंटी है, वो अभी किस हद तक हल कर पाएगी मामले को, या अब दीगर ममालिक को ही बारहा एंड ऑफ द डे किरदार अदा करना पड़ेगा, व्हिच कैन पॉसिबली आल्सो बी द यूएस? I think that more countries will be involved, particularly the United States, अगर ये मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। और कतर और तुर्की जो है वो फैसिलिटेटर्स हैं, not they haven't guarantors. been the guarantors as yet. गारंटी अफगानिस्तान ने जो है वो देनी है कि इस किस्म के मामलात उनकी सरजमीन से नहीं होंगे, और अगर ये प्रोसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता,
तो डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली जो है वो कह दिया कि वो पाकिस्तान के पास सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अटैक होगा तो वापस अफगानिस्तान की तरफ रिटेलिएट होगा। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी पॉलिसी इज राइट नाउ, एंड द अफगान्स आल्सो रियलाइज दैट, बट ऑब्वियसली दे से दैट दे रिक्वायर मोर टाइम एंड दे नीड टू स्पीक टू देयर लीडरशिप। जो इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों को फिर मिल रहा है कि आइदर ये एम्पावर्ड नहीं है या ये फिर टाइम बाय करना जो है इन डिजाइन है, ये शायद इसको एक प्रोलॉन्ग दोहा प्रोसेस के तौर पर जो है वो देखते हैं कि ये एक प्रोलॉन्ग बात कता होगी कलामी जिसके माम, मगर जरिए मुझे इफ्तिखार बताइएगा कि क्या किरदार हो सकता है सदर ट्रंप का, बिकॉज वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि तो मैं तो बेहतरीन तरीके से दोनों ममालिक को जानता हूं और मैं हल करा सकता हूं। सो यू फील ही डज हैव द कैपेसिटी टू डू सो देन? Of course he has it. I mean, the Americans, obviously they understand Afghanistan because they are the actual people who signed the Doha agreement with them. But what we see in terms of, policy, अगर कतर जो है वो मीडिएट कर रहा है तो the Qatar office is as good as the Americans talking to any other party. अगर जरूरत पेश हुई और कोई ऐसी जंग का अंदेशा बनता है जिसमें कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन या कैजुअलिटीज होंगी तो फिर हम देख सकते हैं अमेरिका का इसके दरमियान में आना। फिलहाल मुझे नहीं लगता, आई थिंक कतर और टर्की इसको जो है वो डील। एंड स्पीकिंग ऑफ स्पॉयलर्स, इफ्तिखार, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत किसी और के एजेंडे पर चलती दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब तालिबान हुकूमत ये भी फ्लोट कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाए, तस्लीम किया जाए। हाउ सीरियस वाज दैट? क्योंकि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी खत्म करने के अफगान वादे पर अफगान हुकूमत को तस्लीम कर ले तो ये कितना सूदमंद फैसला होगा आपके नजदीक? आई थिंक वो कोई मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कोई ऐसी बातचीत जो है वो सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने ये पेशकश की हो कि पाकिस्तान इनको जो है वो रिकग्नाइज जो है वो करे। हाँ, उन्होंने जो कल बातचीत हुई थी उसमें कहा था कि हम उन लोगों को लेकर आ जाते हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, इनसे आप तालिबान को उनसे तो करनी नहीं है हमने। जिसके बाद उसको उनको क्लियरली बता दिया गया था कि ना तो इनके रिसेटलमेंट के हवाले से हमारा कोई जो है इकदाम है या हम मानेंगे, ना इनके साथ कोई बातचीत करने के लिए जो है हम तैयार हैं। हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपकी सरजमीन पर हैं, इसको जिस तरह आप हैंडल करेंगे दैट इज योर हेडेक। अगर आप हमारी कोई फैसिलिटेशन चाहते हैं तो वी आर रेडी टू डू दैट, लेकिन वी विल नॉट टॉक टू देम। ठीक। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली बॉट दिस एंटायर जो लेंथी डिस्कशन है वो इसी पर है, क्योंकि वो ये समझते थे कि शायद they'll bring this proposal के टेबल के ऊपर वो बात करेंगे और शायद फिर दोबारा से एक प्रोसेस शुरू होगा टीटीपी या बाकी ग्रुपों के साथ बातचीत करने का। That has been outrightly rejected by Pakistan. उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी है और ये ऑफिशियली जो है एक्नॉलेज बात है कि that proposal was struck down. इसीलिए उनको कहा गया कि आपने एक्शन जो है वो लेना है। There is no other way to go around this. हाँ, एक जो अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी बात हुई उसमें एक चीज है कि दे हैव अग्रीड कि अगर 3 दिन के अंदर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और दे नीड मोर टाइम टू सिट ओवर देयर तो ये बातचीत आगे जो है वो जा सकती है, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई नतीजा अखज़ करके ही आगे। इंटरेस्टिंग। और सर, भारत अपनी जो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खेल खेल रहा है। जब इस्तांबुल में मुज़ाकराती नशिस्त जारी थी, हम देख रहे थे इसी दौरान 2 दहशतगर्द ग्रोहों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जवान शहीद हुए, इधर 25 दहशतगर्दों को हमने हलाक किया, लेकिन दिस वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सो सैबोटाज का एक अमल है वो भी जारी है। भारतीय लिंक कितना मुतहर्रिक है अभी? देखिए, एक तो ये इंटरेस्टिंग बात की तरफ आपने जो है वो इशारा किया है। कल भी जो कार्रवाई हुई थी और उसमें जो अफगान ओरिजिन के लोग जो है मारे गए थे, उनकी डिटेल्स जो है वो इस मीटिंग के दरमियान में जो है वो शेयर की गई थी अफगान तालिबान के साथ, एंड दैट क्रिएटेड क्वाइट एन अप्रोर इन द मीटिंग। पाकिस्तान गेव देम एक्चुअल एविडेंस कि ये अभी हुआ है इस बातचीत के दरमियान में, तो या तो आपके इंटेंशंस जो है वो ठीक नहीं है या आप किसी और के एजेंडा पर जो है वो काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई उधर जो है कोई बातचीत और कोई तलख बातें भी जो है वो हुई थी। लेकिन व्हाट बेसिकली हैज बीन हैपनिंग ओवर देयर राइट नाउ, जो आप इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, आज मैं देख रहा था कि जो साहब तिलक देवेसर जो VIF जो बीजेपी का एक थिंक टैंक है जिसमें अजीत दोवल ने 2014 के अंदर जो है वो बात की थी कि हमें अफगान तालिबान को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनके लिंकेजेस हैं रिलीजियस इंडिया के साथ। आज उन साहब ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल का है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज इन अफगानिस्तान इज नो मोर, या और उसके अंदर बहुत ऐसी बातें जो है वो लिखी हुई हैं
जो शायद एस्टॉनिशिंग तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक शॉक जो है वो जरूर जो है उसे मिलता है। उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो मुत्तकी साहब दौरे पर थे, तो उन्होंने क्लियरली इंडिया को जो है ये गारंटी दी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इंडिया का हिस्सा है। अब अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है वो आने लग गए, तो जो ट्रस्ट है और जो गैप है उसका तो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि एब्सोल्युटली हाउ दैट कैन इट्स नॉट बी डिप्लोरेबल। बिल्ड कि बहुत ये बहुत अपनी शुक्रिया स्पेस को इफ्तिखार सेव। फिरदौस हमारे साथ मौजूद थे। वी विल हैव टू रिएक्ट कनेटिकली, यानी कि अगर कोई मुआहिदा नहीं होता तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, 16 रोज़ से जो पाक अफगान बॉर्डर बंद है, सामान से लदे ट्रक खड़े हुए हैं, फल फ्रूट इजनास तमाम ख़राब हो रहा है। ये कशीदगी कम ना हुई तो बॉर्डर की इस बंदिश में दो तरफा तिजारत पर तो असर पड़ेगा। लेकिन खबर के मुताबिक हमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो पाकिस्तान का तो बहुत कम ट्रेड आ रहा है अब इस बॉर्डर से इस तरफ से। ये वो नुकसान है कि जो हम बाआसानी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। ये ट्रेड रूट तमाम सील और लॉक होना, ये बंदिशें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान ये रास्ते नहीं खोलेगा जब तक अफगान तालिबान बहरहा इस एग्रीमेंट पे ना आए कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई टेररिज्म आज के बाद नहीं होगा या गोइंग फॉरवर्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और फिर आपको बताएंगे देयर इज येट अनदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। स्टे विद अस। अवामी एक्शन कमेटी की रियासत भर में पुरतशद्दुद एहतजाज, पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तहम इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना देने और अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने का फैसला कर लिया है। 2 दिन कबल पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद हुकूमत साजी के लिए कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हमायत दरकार है, जबकि कानून साज असेंबली में इस वक्त पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17 है, जबकि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान ने मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर लिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए दरकार मतलूबा तादाद पूरी हो चुकी है। ये तमाम 10 अरकान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की काबीना का ही हिस्सा हैं और इनमें से सिर्फ 3 मुहाजिर अरकान ने पहले ही काबीना से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि हुकूमत साजी के लिए जमात को 32 अरकान की हमायत हासिल है। जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए किसी के पास नंबर गेम पूरी है तो फिर तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे। अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है कि जिसका सामना करूंगा। चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी, मैं अकेला आया था और आज दोस्तों में खड़ा हूं। मैं वाहिद वज़ीर आज़म हूं कि जिसने खजाना भरा है, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि जिसमें तफसीली बात होगी। मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। गो के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का यह दावा है कि चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी के बाद अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया गया है। इस सेटअप को ख़त्म करने पे इत्तफाक हुआ है। ये नागुज़ीर है कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। हमारे साथ सहाफ़ी समर अब्बास मौजूद हैं। समर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप भी मिले अनवारुल हक से, अब वो कह रहे हैं मैं डट के सामना करूंगा। व्हाट इज ही थिंकिंग? देखिए, नंबर्स तो कुछ और बता रहे हैं। जी हाँ, देखिए नंबर्स तो बड़े क्लियर हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि हमारे पास नंबर पूरा हो चुका है। जिस तरह से कल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप के 6 लोग शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में और 5 लोग जो हैं अब्दुल माजिद खान ग्रुप के वो भी शामिल हो गए, तो तकरीबन 11 लोग तो ये हो गए। 28 का नंबर पीपल्स पार्टी ने कल अचीव कर लिया था। वो कह रहे हैं 1-2 लोग और भी हैं जिनमें
जो आज़ाद कश्मीर के मुस्तफ़ी वज़ीर इत्तलात थे पीर मजहर सईद, वो भी कह रहे हैं हमारे साथ आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी अब ये सारा कुछ है नून लीग के बगैर, नून लीग के Forward बगैर block पीपल्स of पार्टी कह रही है कि PTI 27 का नंबर दरकार है, हम 31-32 पे हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अनवारुल हक साहब के जो करीबी ज़राए, मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई है, वो ये कहते हैं कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के पास नंबर जो है वो 27-28 पे खड़ा है। कह रहे एक दो बंदे जो है ना वो वोटिंग वाले दिन आगे पीछे हो सकते हैं। पहले तो उनका ये कहना था, मेरी अपनी जो उनसे मुलाकात चंद रोज पहले हुई थी, वो ये कह रहे थे कि अगर अदम एतमाद आती है और नंबर 27 का पूरा हो जाता है मेरे खिलाफ, तो मैं बावकार तरीके से घर जाना पसंद करूंगा, रिजाइन करके मैं वोट आउट नहीं होना चाहूँगा। लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा जो है ये उम्मीद जाग गई है कि ये बंदे पूरे शायद ना हो सकें। नून लीग पे डिपेंड करता है सारा। आज भी बातचीत हो रही है नून लीग के साथ, सदर आसिफ अली जरदारी मिले हैं नून लीग के डेलीगेशन के साथ, तो उसमें अगर नून लीग अपनी सपोर्ट का ऐलान कर देती, ये तो तय है कि नून लीग ने इक़्तिदार में नहीं आना आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन जो मॉडल यहाँ पे चल रहा है वो एजेके के अंदर भी चल सकता है, लेकिन वहाँ फर्क ये होगा कि लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी को जरा कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। नून लीग ये कह रही है कि हम एजेके में आपको वोट करेंगे, लेकिन उसके बदले आप सेंटर में और पंजाब में भी हमारी गैर मशरूत हिमायत आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी की आजकल आपको पता है नून लीग के साथ जरा थोड़ी प्यार मोहब्बत चल रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि फिर आप भी हमारी गैर मशरूत हिमायत सेंटर में भी करेंगे और पंजाब के अंदर भी करेंगे। कोई गिले शिकवे वगैरह वो जो शोर शराबा पीपल्स पार्टी करी है वो करे, वो सिलसिला फिर आपको रोकना पड़ेगा, तो वो उसकी कीमत पीपल्स पार्टी के लिए जरा बड़ी है। तो वैसे 27वीं अमेंडमेंट का भी जिक्र हो रहा है, उधर भी अभी बहुत सारे काम होने, पीपल्स पार्टी नाला है अभी जो अंडर डिस्कशन बातें आ रही हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गिव और टेक। एजेके में अगर नून लीग गैर मशरूत हिमायत करती है तो फिर सेंटर में भी फिर उनके ऊपर एक आ जाएगा उनके ऊपर, बिल्कुल। मगर मुझे समर बताइएगा कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक है, वो तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मेरी तो बड़ी खूब कारकर्दगी रही है, इसके पीछे क्या है? कारकर्दगी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए जब अनवार साहब जब मुंतखब हुए थे उस वक्त भी उनके पास 5-6 से ज़्यादा नंबर नहीं था, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी भी मजबूर हो गई, हालांकि पीपल्स पार्टी के पास नंबर तब भी सबसे ज़्यादा था, 17 उनके पास थे, 5-6 अनवारुल हक साहब के साथ है, चूँकि पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ के 20 अरकान थे वो 3 धड़ों में तकसीम हो चुके थे, तो अनवार साहब के साथ उस वक्त 5-6 थे, बाकी ग्रुप भी तहरीक इंसाफ का उन्होंने जोड़ा अपने साथ, और फिर पीपल्स पार्टी भी मजबूर हो गई उन्हें वोट देने पर, नून लीग भी मजबूर हो गई वोट देने पर, सारी जमातों ने मिलकर उन्हें वोट दिया और मुंतखब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म करवाया। तो जो ही उस शख्सियत की सपोर्ट हटी तो फ़ौरन से पीपल्स पार्टी को पता लगा भाई अब तो ये हम यहाँ पे दिस इज़ द राइट टाइम कि हम उन्हें हटाएं यहाँ से, तो अब उनके पास सपोर्ट जो थी ना नून लीग तो बड़ी देर से दुखी है ना कि 5-6 इनको शायद मुशीरान बनाया हुआ था, 4-5 होंगी वजारतें, ऊपर तो 11-12 वजारतें पीपल्स पार्टी के पास रही हैं ज़्यादा। सबसे जो क्लोजेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के जो साथी थे ना इस काबीना के अंदर, चौधरी वकार नूर, जो उनके बिल्कुल राइट हैंड थे, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। दो मुस्लिम लीग नून ने बाद में उन्हें ऑन करना छोड़ दिया जी, वो तो देखे जी हमारी पार्टी से हैं, लेकिन हम उन्हें इतना ज़्यादा ऑन नहीं करते, लेकिन नून लीग का जो बंदा है वो बिल्कुल उनका राइट हैंड था तमाम फैसलों के अंदर। तो आगे भी अब नून लीग ये चाह रही है कि 8 माह रह गए इंतखाबात के अंदर, तो अगली बारी नून लीग कह रही है, चूंकि हमारी बनती है, चूंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट जिस पार्टी की हो, पंजाब में हो, तो उसी का आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़्यादा चांस होता है, चूंकि मुहाजिरीन की 9 नशिस्तें पंजाब के अंदर हैं, तो वो 9 नशिस्तें जब एक पार्टी घर से लेकर निकलती है 53 अरकान की असम्बली के अंदर, तो वो तो बड़े आराम से हुकूमत बना लेती है, तो वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है एजेके के अंदर, पीएमएलएन, तो वो नहीं चाह रहे कि वो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। अच्छा, इस पूरे इन हाउस चेंज से मुझे बताइए कि क्या कोई जो अनरेस्ट पनप रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, अभी हालिया दिनों में भी आपने देखा ये शटर डाउन्स हुए, हड़तालें हुई, बहुत कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई, पीपल डाइड, Exactly. वो अनरेस्ट जो है वो आपको लगता है काबू होगा या कहीं ना कहीं, या इज दिस जस्ट अ बैंड-एड चेंज राइट नाउ? अनरेस्ट की एक वजह पीछे ये भी थी कि देखें ना, जब एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है ना, जब किसी सियासी जमात की वर्कर की ऑनरशिप होती है ना उस गवर्नमेंट के पीछे, तो गली मोहल्ले के लेवल पर भी ना एक काउंटर नैरेटिव हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बन रहा होता है, जो अवाम की जो होती है ना हुकूमत के फैसलों के खिलाफ जो उनकी नफरत होती है, तो काउंटर नैरेटिव उस पार्टी के लोग बना रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी लेकिन वो ऑन नहीं करती थी गवर्नमेंट को, नून लीग गवर्नमेंट में थी लेकिन उसे ऑन नहीं करती थी, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी एजेके के अंदर, तो एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म था कि जिसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑन ही नहीं करती थी, लेकिन वो गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि ऑनरशिप किसी भी वर्कर के अंदर खत्म हो गई इस हुकूमत की। फिर अपोजिशन का रोल भी जो प्ले करना था, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो सारी हुकूमत के अंदर बैठी हुई थी, तो अपोजिशन एजेके के अंदर खत्म हो गई थी, तो वो अपोजिशन जो है वो रोल इन लोगों ने अज्यूम कर लिया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, तो खराबी की वजह भी यही थी, ये जो डिस्टर्बेंस एजेके के अंदर हुई थी। बहरहाल अब मेरी तो सोच यही थी और अक्सर लोगों की सोच यही थी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती एजेके के अंदर तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते जितने अभी हुए हैं। तो आगे भी अगर एक ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी बनाती है
कि जो शायद एलीट को रिप्रेजेंट अगर ना करता हो तो आपने एक आम लीड की वर्कर बात को की, बनाते टू बी हैं। फेयर समर, ये मैं इनको देख रही थी, इनवारुल हक का भी जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनके दौर में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में तरक्याती मंसूबों के लिए 43 अरब रुपए खर्च हुए। फिर मंसूबों में कहीं करप्शन की इतलात नहीं आई। वज़ीर आज़म ने अद्वियात में करप्शन, दीगर हुकूमती वसाइल पर डाका डालने वालों के खिलाफ रेफरेंसेस भी एहतसाब ब्यूरो को खुद भेजे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आला सतह पर माली बदउनवानी के हवाले से पहली बार ये रिपोर्ट हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मालियात जो है उनके खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में रेफरेंस भेज दिया गया। और फिर स्टेटस को ये कह रहे थे स्टेटस को के खिलाफ सबसे ज़्यादा इन्हीं ने काम किया है। आई मीन यू नो इज़ नॉट डन अ बैड डील। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने नुमाया बेहतरी लाए हैं। मुजफ्फराबाद में बड़े सरकारी अस्पताल हों, अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए इजाफी 30 कनाल रकबा दिया। फिर मुजफ्फराबाद के इलाके अंबूर में भी हेल्थ सिटी बनाने की काम शुरू हो रहे थे। तहसील हेडक्वार्टर्स में भी ये मुफ्त अद्वियात के लिए बजट दुगना कर रहे थे। सो वेयर डिड ही गो रॉन्ग? आपको लगा कि जस्ट ओनरशिप नहीं थी? उम्मीद ऑनरशिप किसी पोलिटिकल पार्टी की नहीं थी उनके साथ। अब वो सपोर्ट नहीं रही तो उन्हें जो है वो घर जाना पड़ रहा है। वेरी सैड। गुज़िश्ता 30 बरसों के स्टेटस को ये हर मुमकिन हद तक कह रहे हैं कि इन्होंने चैलेंज किया, विच इज आयरॉनिक, क्योंकि आपकी एक्शन कमेटी तो स्टेटस को ये तो खिलाफ थी, मर्रात के तो खिलाफ थी। अशराफिया और इनके दरमियान जो वो डिस्कनेक्ट पाया जा रहा था, दावे जो हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े से जरा एग्जैजरेटेड भी हैं। चीजें तो तरक्याती काम इतने ज्यादा एजीके के अंदर नहीं, यू आर नॉट होपिंग फॉर अ लॉट ऑफ चेंज। ऐसा ही है। अभी नहीं भी, अब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत बना ले, कोई नया बंदा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो पहले चला आ रहा है वही अनवार साहब के दौर में, हाँ उन्होंने थोड़े से ऑप्टिक्स पे काम किया है। हाँ। कि मैं बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा, छोटी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। हाँ। दफातर के अंदर जो है वो एसीज इस्तेमाल नहीं होंगे, जो ऑफिसर्स हैं वो एसीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन वो ऑप्टिक्स की हद तक था। बाकी इतने बड़े पैमाने ऑपोजिशन में बैठ के ज्यादा टफ टाइम इन्हें देने नहीं वाली। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। समर वास हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना। LC ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।